हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैपेसिटर चैप्टर को क्या पढ़ने जा रहे हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपेसिटर एक सिस्टम होता है, एक अरेंजमेंट होता है कंडक्टर का, जिसमें कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। कैपेसिटर के अंदर क्या है कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर के बारे में। इसके बाद हम कैपेसिटी की यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद आइसोलेटेड कैपेसिटर की कैपेसिटी के बारे में पढ़ते हैं एंड वर्क डन इन चार्जिंग ए कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, साथ में लॉस ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो एक एक करके क्या है कि इंपॉर्टेंट चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको क्या है कि बताने जा रहे हैं कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर क्या होती है। यहाँ पे हम आपको क्या है कि बता रहे हैं कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो जो भी चार्ज देते हैं वो उसकी क्या है कि पोटेंशियल लेवल को इंक्रीज करता है। तो होता क्या है, चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल रेंज। यहां पे आपको बता रहे हैं कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर के बारे में। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, हमने आपको बताया कि चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल रेंज, और इसे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से लिखा जाता है जिसको बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। ये सी जो है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। सी को हम लिखते हैं क्यू अपॉन वी। क्यू की यूनिट है बच्चों कूलम और वी की यूनिट है बच्चों वोल्ट। 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट इसको बोलते हैं बच्चों 1 फेरेड। 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट इसको बोलते हैं 1 फेरेड। अब बच्चों यहां पे क्या है कि दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। किसी भी क्या है कि कंडक्टर की जो कैपेसिटी है ये बच्चों डिपेंड नहीं करती है क्यू और वी पे। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर डू नॉट डिपेंड ऑन क्यू एंड वी। बच्चों किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटी है बच्चों वो क्या है कि क्यू और वी दोनों में से किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है। लेकिन याद रखना क्यू एंड वी दोनों क्या है कि किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों, सी पर डिपेंड करते हैं। बट क्यू एंड वी बोथ डिपेंड्स ऑन सी। क्यू एंड वी बच्चों दोनों सी पर डिपेंड करते हैं। तो बच्चों बात ये आती है कि आफ्टर ऑल सी किस पे डिपेंड करता है बच्चों, सी डिपेंड करता है दो बातों पर, एक तो ज्योमेट्री पर बच्चों, एक मीडियम पर। देखिए बच्चों यहां पे आपको बता रहे हैं कैपेसिटी किसकी, एक आइसोलेटेड कंडक्टर की, स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर की कैपेसिटी के बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर। बच्चों मान लिया हमने हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस r है, जिसकी सरफेस पे बच्चों मान लिया चार्ज q है। इसकी सरफेस से बच्चों यदि q चार्ज है तो यहां पे इसके पोटेंशियल को लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r से। तो बच्चों इसकी कैपेसिटी को लिखेंगे c इक्वल टू ए q अपॉन v और v की वैल्यू रख देंगे बच्चों, तो c की वैल्यू आएगी 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो बच्चों आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी है 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। यदि मीडियम भर देंगे तो एप्सिलॉन और आ जाएगा, एप्सिलॉन r और आ जाएगा बच्चों। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों, इसकी क्या है कि जो कैपेसिटी किस बात पर डिपेंड कर रही है बच्चों, ये डिपेंड कर रही है किस पर, डिपेंड्स ऑन r एंड मीडियम।
दो बातों पर डिपेंड करती है बच्चों, आर एंड मीडियम पर डिपेंड करती है। अब बच्चों अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। अगर बच्चों हम अर्थ को एक कंडक्टर माने, अर्थ की रेडियस होती है बच्चों 6400 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। बच्चों अर्थ की अगर हम कैपेसिटी निकालें बच्चों, सोल्व करेंगे ना, तो ये आंसर आएगा 711 माइक्रोफेरेड। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों, फेरेड बहुत बड़ी यूनिट है, क्योंकि अर्थ की क्या है कि खुद की कैपेसिटी भी क्या नहीं है, 1 फेरेड नहीं है। इससे बच्चों प्रैक्टिकल कंसिडरेशन में हम माइक्रोफेरेड या पिकोफेरेड, माइक्रोफेरेड कितना होता है बच्चों 10 पावर -6 फेरेड, पिकोफेरेड कितना होता है 10 पावर -12 फेरेड। इससे प्रैक्टिकल कंसिडरेशन में माइक्रोफेरेड या पिकोफेरेड को यूज करते हैं। ओके, अब बच्चों आपको बता रहे वर्क डन इन चार्जिंग ए कंडक्टर, वर्क डन इन चार्जिंग ए कंडक्टर आपको बता रहे हैं बच्चों। देखिए वर्क डन इन चार्जिंग ए कंडक्टर। बच्चों किसी भी कंडक्टर को यदि अपन बैटरी से चार्ज कर रहे हैं, और मान लीजिए अपन ने किसी कंडक्टर को हमने क्यू चार्ज दे दिया किसी बैटरी के थ्रू, जिसपे क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन है बच्चों, V वोल्ट का। अब इसे क्या है कि एडिशनल अगर हम DQ चार्ज और देना चाहते हैं, तो बेटा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। DW इक्वल टू कितना हो गया, वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और बच्चों इसको क्या लिख दिया, V को Q अपॉन C। अगर हम इसे क्या है कि टोटल चार्ज देना चाह रहे हैं कैपिटल Q, टोटल चार्ज देना चाह रहे हैं कंडक्टर को कितना, कैपिटल Q। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C, जिसको हम लिख देंगे हाफ CV स्क्वायर, जिसको हम लिख देंगे हाफ QV। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो भी आप वर्क कर रहे हैं यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो आपने क्या देखा, जब हमारी बैटरी V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे मेंटेन्ड है और हमने किया कि कितना चार्ज सप्लाई किया बैटरी के थ्रू, Q चार्ज सप्लाई किया है, तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी हुई बच्चों कंडक्टर में, हाफ QV मींस हाफ CV स्क्वायर। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, work done 50% of the work done in charging a conductor, 50% of work done in charging a conductor gets lost in the form of heat। बच्चों वर्क डन बाय बैटरी हमेशा होता है चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। अगर बैटरी से चार्ज सप्लाई किया जा रहा है बच्चों, वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव होता है। अगर क्या है कि बैटरी चार्ज रिसीव करती है तो बच्चों वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव होता है। याद रखना अगर बैटरी का वर्क डन कितना है बच्चों, QV जूल, तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी बच्चों कंडक्टर में, हाफ QV। याद रखना 50% ऑफ द वर्क डन बाय बैटरी गेट्स लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पे गया कि इस बात को याद रखना, वर्क डन बाय बैटरी कितना आ रहा है, वर्क डन बाय बैटरी ये आ रहा है QV जूल, एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर ये है हाफ QV। तो बच्चों आपने क्या देखा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बता रहे हैं, इन चार्जिंग ए कंडक्टर 50% of work done by battery gets lost in the form of heat। ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको बता रहे हैं बच्चों, अगर हम दो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर को ज्वाइन कराएंगे तो क्या है कि उनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा, एंड एनर्जी लॉस कितना आएगा, इसकी कैलकुलेशन हम आपको बता रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं लॉस ऑफ एनर्जी एंड शेयरिंग ऑफ चार्ज। in joining any two charge
स्फेरिकल कंडक्टर। तो बच्चों अब हम आपको क्या है कि बताने वाले हैं, दो स्फेरिकल कंडक्टर को जब ज्वाइन कराएंगे तो उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और एनर्जी लॉस कितना होगा, ये आपको बता रहे हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है कि दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, ये बिफोर ज्वाइनिंग है, जिन पे चार्ज कितना है बच्चों Q1 Q2, जिनकी रेडियस कितनी है बच्चों R1 R2, जिनकी कैपेसिटी कितनी है बच्चों C1 C2, जिनके पोटेंशियल कितने हैं बच्चों V1 V2। अब बच्चों इनको हमने ज्वाइन करा दिया एक कंडक्टिंग वायर से, इन पे चार्ज आ गया बच्चों Q1 डैश Q2 डैश। अब ये चार्ज कितना आएगा बच्चों, ये हमें क्या है कि यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा बच्चों, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपको क्या है कि बच्चों कंडक्टर्स को ज्वाइन कराने के बाद चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनके अमाउंट आपको बता रहे हैं बच्चों, कॉमन पोटेंशियल आपको बताएंगे, एनर्जी लॉस आपको बताएंगे बच्चों। देखिए तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या है कि हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में बच्चों चार्ज कंजर्व होता है, तो चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग कंडक्टर इक्वल टू चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग कंडक्टर होगा। तो बच्चों हमने क्या है कि यहाँ पे आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये इक्वेशन हम लगा रहे हैं। तो हमें मिल रहा है बच्चों चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग इक्वल टू हम लिख रहे हैं बच्चों चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग, और इसको हमने क्यू मान लिया बच्चों। और आपको मालूम है कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया बच्चों V C1V प्लस C2V इक्वल टू क्या हो गया C1V1 प्लस C2V2। तो यहां से बच्चों हमें मिलेगा कॉमन पोटेंशियल जो कितना हो गया C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। और आपको मालूम है ये C1V1 प्लस C2V2 को हम क्या लिख सकते हैं, C कितना होता है बच्चों 4πε0 R1, तो बच्चों 4πε0 कटेगा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा R1V1 प्लस R2V2 अपॉन बनेगा बच्चों 4πε0 कट जाएगा बच्चों R1 प्लस R2 आ जाएगा। ये बच्चों आपके पास आया है कॉमन पोटेंशियल, जिसको हम क्या भी लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, जिसको हम लिखेंगे नेट चार्ज। नेट चार्ज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आगे जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि कंडक्टर के अंदर क्या है पॉजिटिव प्लेट का कनेक्शन नेगेटिव प्लेट से हो जाए, इसीलिए हमने लिखा नेट चार्ज डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटी, ताकि आप न्यूमेरिकल में कहीं भी नहीं अटके। ये बच्चों हमारे पास कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल में हम काम में लेंगे। अब बच्चों आपको बता रहे हैं यहाँ पे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब आपको बता रहे हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। आपको मालूम है कि पहले कंडक्टर पे क्या है कि कितना चार्ज आया था Q1 डैश, दूसरे पे कितना आया था बच्चों Q2 डैश। Q1 डैश कितना होगा C1V, अब Q2 डैश कितना होगा C2V। बच्चों V से V कट गया। अब आपको मालूम है C1 कितना था 4πε0 R1 और वो कितना था 4πε0 R2, तो बच्चों 4πε0 कट जाएगा, तो ये आएगा आपके पास R1 अपॉन R2। तो आपने क्या देखा बच्चों, जब कंडक्टर्स को हम ज्वाइन कराएंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन या तो कैपेसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है या रेडियस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू आ गया बच्चों C1 अपॉन C2 इक्वल टू आ गया R1 अपॉन R2। तो आपको जनरल बात क्या पता चल गई, चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूट in direct proportion to capacity और in direct proportion to radius of conductor। ओके, तो मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शनलिटी के कांसेप्ट से बच्चों Q1 डैश क्या निकाल के बता देंगे आप, Q1 डैश को लिख देंगे बच्चों C1 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू टोटल चार्ज, या बच्चों R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू टोटल चार्ज। इससे इस फॉर्मूले से डायरेक्ट अपन Q1 डैश निकाल देंगे। इसी तरीके से बच्चों Q2 डैश निकाल देंगे अपन C2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू टोटल चार्ज, या बच्चों लिख देंगे R2 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू टोटल चार्ज। इस तरीके से बच्चों अपन Q1 डैश और Q डैश की कैलकुलेशन कर देंगे। अब आपको बता रहे हैं बच्चों यहां पे क्या है कि इस वाली क्या है कि कैलकुलेशन की लास्ट कैलकुलेशन, जिसमें आपको बता रहे हैं लॉस ऑफ एनर्जी।
लॉस ऑफ एनर्जी को बता रहे हैं बच्चों, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ C1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ये है इनिशियल एनर्जी। और ये है फाइनल एनर्जी हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। और V की वैल्यू आपको मालूम है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा लॉस ऑफ एनर्जी, जो कैलकुलेशन करने के बाद हमें यहाँ पे क्या है कि रिजल्ट मिलने वाला है। लॉस ऑफ एनर्जी को यदि मैं डेल्टा यू लिखूं तो ये मिलेगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं बच्चों, ये लॉस ऑफ एनर्जी कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक उनके पोटेंशियल डिफरेंट है। जैसे ही पोटेंशियल सेम हो जाएंगे एनर्जी लॉस होना बंद हो जाएगा। और याद रखिए जो एनर्जी लॉस हो रहा है इसका मैक्सिमम पार्ट किस फॉर्म में होता है, हीट की फॉर्म में, और माइनर पार्ट किस फॉर्म में होता है, लाइट एंड साउंड की फॉर्म में। ओके, ये जो एनर्जी लॉस है इसका मैक्सिमम पार्ट ये तो होता है हीट की फॉर्म में, और इसका माइनर पार्ट ये होता है लाइट एंड साउंड की फॉर्म में। ये माइनर पार्ट होता है लाइट एंड साउंड की फॉर्म में। ये बच्चों एनर्जी लॉस है। तो आपने यहां पे देखा बच्चों कि जब दो कंडक्टर्स को ज्वाइन कराते हैं तो कॉमन पोटेंशियल कितना आता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, लॉस ऑफ एनर्जी कितना होता है बच्चों। अब अगले बच्चों क्या है कि लेक्चर में आपको बताएंगे हम कि यहाँ पे क्या है कि कैपेसिटर कैसे डिजाइन होते हैं, कैपेसिटर के टाइप्स क्या होते हैं बच्चों, कैपेसिटर में क्या है कि डाइलेक्ट्रिक का क्या कंट्रीब्यूशन होता है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक भरने पे क्या होता है बच्चों, आइसोलेटेड कैपेसिटर की क्या प्रॉपर्टी है, बैटरी लगने पे बच्चों क्या कैपेसिटी है, और बच्चों क्या है कि एनर्जी लॉस कितना होगा जब अपन क्या है कि कैपेसिटर्स को कंबाइन करेंगे, सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग में क्या इफेक्ट होंगे। ये सारी चीजें बच्चों क्या है कि एक एक करके अगले लेक्चर्स में अपन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बच्चों।